चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले हम आपको एक और वीडियो भेजे थे। किसी भी गिवन लिक्विड या एक्सपेरिमेंटल लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लिक्विड या स्टैंडर्ड लिक्विड, तो वो पिक्नोमीटर मेथड की हेल्प से हमने आपको आरडी बॉटल को यूज़ करके हमने आपको डेंसिटी मेजरमेंट के लिए आपको मेथड डिफाइन किया था। उस मेथड का भी हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे। देखिए, तो फिलहाल हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है या जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन लिक्विड। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से पहले सबसे पहले हमको थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, तब जाकर के हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट उसका कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, उस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपको। देखिए, ये है कोई कंटेनर, आपने बीकर लिया है, इस बीकर के अपर सरफेस ये है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका इनर बल्क में कोई एक लिक्विड पार्टिकल अभी है, तो ये लिक्विड पार्टिकल आपका रेस्ट कंडीशन पे गया, ठीक है। रेस्ट कंडीशन पे मीन्स इस पार्टिकल पे चारों ओर से जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे होंगे वो सब काउंटर बैलेंस हो रहे हैं। इस टाइप के फैशन पे आपका मॉलिक्यूल सिचुएटेड होगा, इनर बल्क का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कोई इनर बल्क का मॉलिक्यूल है, इस पे ऊपर से मॉलिक्यूल इंटरेक्शन लगा रहा है, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहा है, तो ये काउंटर बैलेंस हो गए। ऐसे ये काउंटर बैलेंस, ऐसे ये क्रॉस में आपके जो अपोजिट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो इनर बल्क का मॉलिक्यूल होता है वो रेस्ट कंडीशन पे होता है, ठीक है। लेकिन एक सरफेस पे आपका लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल है, सपोज आपका ये लिक्विड सरफेस है, तो सरफेस पे आपका कोई मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल पे लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा और राइट साइड के मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो इनर बल्क से जो मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ऊपर से कोई इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस मॉलिक्यूल के इसको अंदर को अट्रैक्ट करने के कारण इस सरफेस मॉलिक्यूल पे एक सर्टेन, हम कहते हैं कि आपका स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, या हिंदी में कहें तो आप तनाव पैदा हो जाता है इस मॉलिक्यूल पे। ये मॉलिक्यूल को, अंदर वाले मॉलिक्यूल अपनी ओर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सरफेस मॉलिक्यूल्स पर जो आपका इनवर्ड जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसके कारण जो सरफेस मॉलिक्यूल पे एक सर्टेन स्ट्रेन क्रिएट होता है या टेंशन क्रिएट होता है, उस टेंशन को हम क्या कहते हैं भैया, इसका सरफेस टेंशन। तो मैंने एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में आपको बोला कि किसी भी लिक्विड के सरफेस में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उस पे लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स राइट साइड के मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से काउंटर बैलेंस होता है। लेकिन इनर बल्क का जो मॉलिक्यूल उसको अंदर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और इसके काउंटर बैलेंस नहीं हो पाने के कारण आपका क्या होगा भैया, ये सरफेस मॉलिक्यूल पे एक सर्टेन आपका स्ट्रेन रहता है, एक सर्टेन टेंशन रहता है। इसी टेंशन को हम क्या कहते हैं, आपका सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में यदि हम जनरल डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पर, यूनिट सरफेस पर, सपोज ये आपका यूनिट सरफेस है, इस यूनिट सरफेस में हो सकता है बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो यूनिट सरफेस पे लगने वाला जो आपका परपेंडिकुलर फोर्स है, सरफेस मॉलिक्यूल ये है तो इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है नीचे, बढ़िया। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो आपका डाइन में या न्यूटन में आप जिसमें भी यूज करें, तो वही परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाता है, आपका सरफेस टेंशन कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी लिक्विड के यूनिट सरफेस पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स आइदर इन डाइन और न्यूटन, दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। और इसका जो यूनिट होता है सरफेस टेंशन को हम गामा से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका डाइन पर सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट हो गया, और न्यूटन पर मीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या कहते हैं, एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट ध्यान रखिएगा, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर और क्या, न्यूटन पर मीटर। ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया और ये आपका एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पहले किसी टॉपिक को हम यदि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का हम रिलेटिव सरफेस टेंशन का मेजरमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हमको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन को हमने कहा कि इससे पहले हमने बताया कि इनर बल्क का जो मॉलिक्यूल है उस पे क्या है, सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काउंटर बैलेंस होते हैं, इसलिए रेस्ट कंडीशन पे रहता है मॉलिक्यूल।
लेकिन इनर बल का जो मॉलिक्यूल हो, सॉरी सरफेस का जो मॉलिक्यूल होगा उस पे आपका क्या होता है, जो इनर साइड के मॉलिक्यूल हैं, इनर बल के मॉलिक्यूल है, उनका जो एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, उस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण इस सरफेस मॉलिक्यूल पे एक सर्टेन स्ट्रेन रहता है या टेंशन रहता है, बने रहता है, उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, और फिर हमने कहा कि आपका कॉमन जो डेफिनेशन हम यूज करते हैं एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, लिक्विड सरफेस के यूनिट लिक्विड के यूनिट सरफेस पर आपका लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स, नीचे को लगने फोर्स, ठीक है, लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स आइदर इन डाइन और न्यूटन, दैट विल बी कॉल्ड एज surface tension of the liquid, which will be denoted by symbol gamma, and it will be expressed either in dyne per centimeter or Newton per meter। ठीक हो गया। देन अब हम आते हैं, सरफेस टेंशन का मेजरमेंट करना है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम कहा जाता है आपका स्टैलेग्मोमीटर। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, फिर आपका इसका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करके भी दिखाएंगे। तो ये आपका एक ये क्या कहते हैं, स्टैलेग्मोमीटर का आपका एक पिक्चर बना रहा हूं। ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी माउथ है, और यहाँ पे आपका एक मार्क होगा बी और यहाँ पे आपका एक मार्क होगा ए। ठीक है, यहाँ से हम रबर कॉर्क फिट करते हैं सिलिंडर में इसके, ठीक है, सॉरी रबर की पाइप फिट करेंगे जिससे हम उसको सक करते हैं लिक्विड को, तो ये स्टैलेग्मोमीटर कहलाता है। इसी स्टैलेग्मोमीटर का यदि हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं तो ये है स्टैलेग्मोमीटर आपका। इस स्टैलेग्मोमीटर में ये कैपिलरी है और कैपिलरी माउथ, और यहाँ पे ऊपर आपका एक मार्क ए होगा और नीचे मार्क बी होगा, बल्ब के बोथ साइड ऊपर और नीचे मार्क ए एंड बी, और ये आपका यहाँ से एक रबर का आपने पाइप फिट करना है इसके अंदर। तो ये कहता है कि आपका स्टैलेग्मोमीटर की हेल्प से हमको मेजरमेंट करना है सरफेस टेंशन का। तो कैसे मेजरमेंट करते हैं, देखिए उसके लिए सरफेस टेंशन का आप थ्योरेटिकल टॉपिक यदि कहीं पढ़े होंगे पहले सिलेबस में होगा, या हो सकता है नेक्स्ट सिलेबस के सेमेस्टर में आपके सिलेबस में आपका सरफेस टेंशन का टॉपिक प्रेजेंट होगा, तो आप वहाँ पे उसको थ्योरेटिकली आप डिफाइन करेंगे, डेरिवेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 1 इक्वल टू D2 N1 डिवाइडेड बाई D1 N2 इंटू D1 N2। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में गामा 2 क्या है, गामा 2 तभी आपका गामा 2 इज द सरफेस टेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, ये गिवन लिक्विड जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने को दिया हुआ। गामा 1 ये है सरफेस टेंशन ऑफ रेफरेंस लिक्विड या स्टैंडर्ड लिक्विड, जनरली वाटर यूज कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर या कोई और सब्सटेंस भी आप चाहे तो यूज कर लें। D1 D2 अपॉन D1, ये हम लास्ट आपका एक्सपेरिमेंट में हम डिफाइन कर चुके हैं। D2 अपॉन D1 ये था डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड। 2 जो भी लिखा हमने वो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के लिए है। तो डेंसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, तो इसको हमने कैलकुलेट किया था वहां पे। आपको यदि लास्ट वीडियो आपको पता होगा तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। ठीक है, ये हमने निकाला था, इसी को कहते हैं कौन सा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू है वो कैसे निकाला था हमने वहां आपको पिक्नोमीटर आरडी बॉटल का यूज किया था। उस आरडी बॉटल में हमने एक्सपेरिमेंटल लिक्विड फिलअप करके वेट निकाला था W2 था, और एमपी आरडी बॉटल का जो वेट था वो W1 था। तो आरडी बॉटल में एक्सपेरिमेंटल लिक्विड लेकर के आपने वेट निकाला, उस वेट में से एमपी आरडी बॉटल का वेट रिड्यूस करेंगे तो आपका ये आएगा वेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड डिवाइडेड बाय W3 था। आरडी बॉटल में आपने रेफरेंस लिक्विड वाटर या जो भी आपने रेफरेंस लिक्विड फिलअप किया उसको फिलअप किया, तो वो W3 वो वेट का आरडी बॉटल का वेट प्लस रेफरेंस लिक्विड का वेट, माइनस W1 था एम्प्टी आरडी बॉटल का वेट।
तो आपका आधी बॉटल के वेट को कम कर देंगे, आधी बॉटल प्लस रेफरेंस लिक्विड के वेट में से, तो ये निकल जाएगा रेफरेंस लिक्विड का मास निकल जाएगा आपका W3 माइनस W1। एक तरह से ये जो क्वांटिटी है ये है आपका रेफरेंस लिक्विड का मास या वेट, और ये आपका W2 माइनस W1 है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल लिक्विड का मास या वेट जो भी आपके हैं। तो ये रेशियो आपका रिलेटिव डेंसिटी, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट प्रैक्टिकली और ये कहाँ से फॉर्मूला आया था ये सब कुछ आपको वहाँ डिफाइन किए हुए हैं। तो d2/d1 की वैल्यू आपका पिक्लोमीटर की हेल्प से या पिक्लोमीट्रिक मेथड की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग आरडी बॉटल, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा भैया, तो वहां से तो d2/d1 पता चलेगा। बचता है आपका n1 होता है आपका यहाँ पे, चलिए पहले n2 लिखते हैं। n2 है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ experimental liquid on falling the liquid level from A to B, और N1 है number of drops of reference liquid on फॉलोइंग द लिक्विड लेवल। कौन सा लिक्विड लेवल? रेफरेंस लिक्विड का लेवल। अभी इसको डिफाइन करेंगे हम, लेवल फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा भैया, N1 और N2 की वैल्यू आपका क्या है, इस पिक्नोमीटर में आप लेते हैं रेफरेंस लिक्विड को और एक्सपेरिमेंटल लिक्विड को। तो इसकी हेल्प से हम अभी आपको डिफाइन करेंगे N1 और N2 का मेजरमेंट कैसे करना है। N1 N2 को हम यहाँ पिक्नोमीटर की ये स्टेलेग्नोमीटर की हेल्प से हम आपको मेजरमेंट कैसे करना है उसको भी डिफाइन करते हैं। d2/d1 रिलेटिव डेंसिटी हम पहले पिक्नोमीटर मेथड से बता चुके हैं आपको। तो Γ2/Γ1 में Γ1 आपका सरफेस टेंशन ऑफ रेफरेंस लिक्विड है, ठीक है। और वैसे भी हमको रिलेटिव सरफेस टेंशन चाहिए, रिलेटिव सरफेस टेंशन हुआ Γ2/Γ1, ठीक है। यदि हमको एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन चाहिए होगा तो हम क्या है Γ1 को यहां लेके जाएंगे, तो आपका क्या होगा Γ1 क्या है रेफरेंस लिक्विड या कोई स्टैंडर्ड लिक्विड का सरफेस टेंशन है जो कि नोन होगा, तो यदि हम उसकी वैल्यू को पुट करके यहां रखेंगे तो आपका क्या है फिर Γ2 की वैल्यू निकलेगी। दैट विल बी कौन सा, दैट विल बी सरफेस टेंशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, ठीक है। यदि आप उसको ऐसे लिख कर देखिए Γ2 इक्वल टू d2/d1 इंटू N1 अपॉन N2 इंटू Γ1, ठीक है। इस फॉर्मूले से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो ये एब्सोल्यूट आपका सरफेस टेंशन होगा, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड का सरफेस टेंशन Γ2 इक्वल टू होगा d2/d1 N1/N2 इंटू Γ1, ठीक है। Γ1 नोन लिक्विड है, रेफरेंस लिक्विड है, स्टैंडर्ड लिक्विड है, ये वैल्यू आपको नोन होगी। तो इसको आप पुट करेंगे तो उस समय आपका जो सरफेस टेंशन आएगा Γ2, वो आपका यूनिट आएगा उसका डाइन पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस समय तो आपका यूनिट आएगा क्योंकि डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनका यूनिट नहीं होगा, तो Γ1 का तो यूनिट होगा, Γ2 का भी वही यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस समय तो आपका जो सरफेस टेंशन होगा वो यूनिट के साथ आएगा डाइन पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर। लेकिन तब जब आपसे एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालोगे, सॉरी ये क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लिक्विड का एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजरमेंट करोगे तब आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो उसमें आपको यूनिट लिखेंगे ये, ठीक है, ये है। लेकिन यदि आपको रिलेटिव जैसे हमने लिखा हुआ रिलेटिव सरफेस टेंशन निकालोगे तो रिलेटिव सरफेस टेंशन Γ2/Γ1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका यूनिट है नहीं, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है इनमें यूनिट नहीं होगा, तो ये भी आपका Γ2/Γ1 की जो वैल्यू आएगी वो आपका यूनिट लेस होगा, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट निकालना है तो यूनिट आएगा, रिलेटिव निकालना है तो आपका यूनिट लेस है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं हम, अब मेजरमेंट पे चलते हैं, कैसे मेजरमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम हम स्टेलेग्नोमीटर कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में या स्टेलेग्नोमीटर में ये आपका रबर की का पाइप है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं इसको, ये आपका एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है जो कलर दिख रहा है, इस एक्सपेरिमेंटल लिक्विड को हम इसमें सक करेंगे और सक करके हम इसको यहाँ पे मार्क ए होगा, नीचे मार्क बी होगा इसका, ठीक है।
तो मार्क ए तक हम इस लिक्विड को ऊपर सक करेंगे। सक करने के बाद ए से फिर हम इसको ए तक सक करने के बाद यहां से हम इसको स्टॉप, ये क्या है, उंगली से बंद कर देंगे या इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो आपका लिक्विड फॉल करना बंद कर देगा। ठीक है ना। पहले इसको ऊपर सक कर लेना है, फिर सक करने के बाद जब यहां पर से लिक्विड का जो लेवल है वो यहां तक पहुंच रहा है, जैसे आप जैसे हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, देखिए देखिए जब यहां पर से लिक्विड का लेवल फॉल करना स्टार्ट, यहां से आपका लिक्विड का लेवल फॉल करना स्टार्ट किया तो कितने ड्रॉप्स बन रहे हैं काउंट करते जाएंगे, यहां तक लिक्विड लेवल फॉल करना है। यहां से यहां तक के लेवल को फॉल करने में कितने ड्रॉप्स बन रहे हैं इसको आप काउंट करते जाएंगे। ये आपका ड्रॉप्स बनते जाएगा, देखिए आपका ये ड्रॉप्स बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और इसको हम 1 बाय 1 काउंट करते रहेंगे। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आपका इस लेवल पे पहुंचेगा तो जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनेंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, जिसको हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड फॉलिंग लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी। बी मार्क यहाँ पे है तो ए से बी तक फॉल करने में कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स बन रहे हैं एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के, वो नंबर आपका N2। देन इसी एक्सपेरिमेंट को हम फिर रिपीट करेंगे, इसको फॉल करने के बाद फिर एक बार और फिलअप करेंगे मार्क ए तक, फिर इसको हम ए से बी तक फिर फॉल करेंगे। ठीक है। ए से बी तक फॉल करने में फिर कितने ड्रॉप बने, ठीक है। ऐसे हम 2-3 रीडिंग ले लेंगे। सपोज आपका एक 24 आ रहा है और एक 25 आ रहा है, एक 24 आ रहा है, तो 2 नियर बाय जो आपके रीडिंग्स हैं उससे हम क्या निकालेंगे, N2 की वैल्यू निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन्स ये आपका N2 हो गया, 2 नियर बाय आपका क्या है 24 है, तो आपका N2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 24। ये एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। यदि हम एक ही बार करेंगे तो आपका हो सकता है एक्यूरेसी ना आए, तो हम 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉल कराएंगे ए से बी तक रेफरेंस लिक्विड, सॉरी एक्सपेरिमेंटल लिक्विड को ही मार्क ए तक से बी तक फॉल कराएंगे, कितने ड्रॉप बन रहे हैं एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के। एक बार 24 बना, एक बार 25 बना, एक बार 24 बना। ठीक है। सपोज एक और रीडिंग ले लिया, वो भी 24 आया, तो आपका जो आपका नियर बाय वैल्यू है 24 की है, तो आपका अप्रॉक्स N2 की वैल्यू आप कितना कहेंगे 24। फिर आप क्या करेंगे, इस लिक्विड को इसमें से एलिमिनेट करके अब आप क्या करेंगे, वाटर, यदि सपोज आपने रेफरेंस लिक्विड आपने वाटर लिया हुआ है तो आप यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। इस स्टेलेग्मोमीटर को अच्छे से वॉश कर लेना है, इस लिक्विड को निकालने के बाद एक आध बार इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर हम इसमें वाटर को फिलअप कराएंगे, वाटर को फिलअप करेंगे, फिर वही मार्क बी ए तक, ए से बी तक फॉल कराएंगे वाटर। ये जो भी आपका रेफरेंस लिक्विड होगा उसकी 2-3 बार हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, 2-3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके भी 2-3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद सपोज आपका ये वैल्यू आया 26, देन 25, देन 25, तो आपका N2 की जो वैल्यू होगी ये 25 नियर बाय दो वैल्यूज हैं, तो आपका सॉरी N1 की वैल्यू ये आपका 25 है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ द रेफरेंस लिक्विड ऑन फॉलिंग द लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी, और N2 है नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड ऑन फॉलिंग फ्रॉम मार्क ए टू बी इन द स्टेलेग्मोमीटर। ठीक है। तो ये N1 N2 की वैल्यू को आपने 2-3 क्या है एक्सपेरिमेंट उसके भी करना है, 2-3 एक्सपेरिमेंट उसके, फिर वहां से आप N1 N2 की वैल्यू को आप लिख लेंगे। तो आपका ये N1 की वैल्यू सपोज 25 आ गया, N2 की वैल्यू 24 आ गया, तो ये आपका N1 N2 की वैल्यू हो गया। सॉरी इस वाले से चलेंगे क्योंकि रिलेटिव सरफेस टेंशन बता रहे हैं, तो N1 N2 की वैल्यू मिल गया। रिलेटिव डेंसिटी आपको हम वहां पे बता चुके हैं, इस वाले क्या है पिक्नोमेट्रिक मेथड से हम मेजर कर सकते हैं, तो D2 D1 निकल जाएगा, तो आपका गामा 2 अपॉन गामा 1 की वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव सरफेस टेंशन। और यदि एब्सोल्यूट निकालना है तो रेफरेंस जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन हमको गिवन होगा, उसको पुट करेंगे N1 into D2 अपॉन D1 के साथ, तो आपका गामा 2 की वैल्यू निकल जाएगा, वो होगा आपका एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा पेपर में आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी पूछता है, सॉरी एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन पूछता है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे और यूनिट के साथ आंसर आएगा। बढ़िया। और यदि आपको रिलेटिव सरफेस टेंशन पूछता है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो आपका क्या है इस केस में आपका यूनिट नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना।
तो आप ध्यान से करिएगा सरफेस टेंशन क्या होता है। हमने कहा कि किसी भी लिक्विड के यूनिट सरफेस पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स आपका डाइन में या न्यूटन में जो भी लगेगा वो आपका सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम स्टैलेग्मोमीटर कहा जाता है। ये स्टैलेग्मोमीटर का एक जनरल पिक्चर है, इसमें एक कैपिलरी है, कैपिलरी माउथ है, ये आपका एक बल्ब है, इसमें मार्क ए और बी होंगे ऊपर और नीचे। ऊपर से हम रबर का इसमें पाइप फिट करते हैं जिससे सक करके लिक्विड को ऊपर ए मार्क तक लेके आते हैं। फिर ए मार्क से बी मार्क तक फॉल कराते हैं, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनते हैं, इसको ड्रॉप काउंट मेथड कहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनते हैं उस नंबर ऑफ ड्रॉप्स को मेजर कर लेंगे। लेकिन 2-3 एक्सपेरिमेंट रेफरेंस के साथ करने हैं तो उनका आपका मीन लेकर के N1 ले सकते हैं आप, और 2-3 एक्सपेरिमेंट आप किसके साथ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के साथ, फिर वहां से N2 निकालेंगे। ठीक है, देन N1 और N2 की वैल्यू जो आपकी आई है उस N1 N2 की वैल्यू को विद द रिलेटिव डेंसिटी आप इस फॉर्मूले में निकाल पुट करेंगे तो रिलेटिव सरफेस टेंशन निकलेगा। इस फॉर्मूले में N1 N2 की वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी और रेफरेंस लिक्विड के नोन आपका सरफेस टेंशन की वैल्यू से आप पुट करेंगे तो यहां से आपका एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकलेगा एक्सपेरिमेंटल लिक्विड का, जो कि यूनिट के साथ होगा। बार बार कह रहे हैं यदि एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने को, एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन निकालने को कहता है तो यूनिट के साथ होगा, और रिलेटिव कहता है तो यूनिट ले सकता है ये वैल्यू। ठीक है ना इतना। तो ये आपका सरफेस टेंशन का मेजरमेंट है, इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिए, देन उसके बाद उसको लैब के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इजीली आपका क्या परफॉर्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।